नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 3 से, क्योंकि पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, रीजन बताऊंगा बाद में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में। और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस चैप्टर के कोई और पार्ट या फिर इस बुक का कोई और चैप्टर चाहिए तो आप इस वाले पेज पर जाइए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मैथ के वीडियोस, इसके अलावा जो इतनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोस्तों वो सारी सीक्वेंस में लगी हुई देखने को मिल जाएंगी। नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और भी बाकी तमाम टाइप की जो चीजें होंगी, कोई भी अपडेट जो होगा वो इस चैप्टर का, इस बुक का, वो आपको इस वाले पेज पर देखने को अच्छे से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है भूगोल क्लास 11 का, जो कि चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड वाला। ठीक है, नाम इस चैप्टर का है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। यानी कि इस वाले चैप्टर में दोस्तों हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि अंदर से जो पृथ्वी है वो किस तरीके से है। ऐसा आखिर मतलब ये सब कुछ हमें क्यों पढ़ना है, ये सारी बातों पर जो है अभी हम लोग गौर करेंगे। अब दोस्तों होता गया यहाँ पर कि देखिए हमने ब्रह्मांड के बाहर की बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया कि ब्रह्मांड में क्या क्या है और हमारा जो सौर परिवार है वो कहाँ है, कितना है, उसमें कौन कौन से सदस्य हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी के ऊपर का भी भूगोल बड़ा ही खतरनाक सा है। मतलब कहने का मतलब बहुत ही मजेदार है। आपको इसमें से बहुत सारी बातें, एकदम रोचक रोचक सी बातें जो है पता चलती हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें अधूरी हैं क्योंकि हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो आज का चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी कि पृथ्वी के अंदर में जो क्या क्या चीजें हैं वो पाई जाती हैं। और फिर पृथ्वी के अंदर की जानकारी के बारे में हमको पता कैसे चला, क्या हमने गड्ढा खोदा या फिर क्या हम जो है बाहरी से बैठे बैठे कोई एक ऐसी मशीन बना पाए हैं जो आज तक की धरती के अंदर तक पूरा जो है हमें हाल लेकर के आई है। इन सारी बातों से जो आपका पर्दा है ना, मतलब इन सारी बातों से जो पर्दा है रहस्य का, वो आज रहस्य खत्म हो जाएगा। सारे के सारे जो राज हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो आज जितने भी राज हैं दोस्तों वो स्पष्ट होने वाले हैं। आप ध्यान से इस चैप्टर को देखते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों इन चीजों की। आप इन चीजों को देखिए। बचपन में हमने टीवी तो खूब देखी है दोस्तों। टीवी में आपने खूब आग निकलते हुए देखी होगी, या कई बार जंगलों में लग जाती है, या फिर जो है आपने इस टाइप से मिट्टी वगैरह देखी होगी। ये आग कई जगहों पर भी हमें देखने को मिलती है जो स्वतः ही आग लगती है। ये मिट्टी जो है ये भी कहाँ से बनी, कैसे बनी, या आखिर मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ कैसे हो रही है और इसमें कौन कौन सी चीजें उगाई जा सकती हैं। इसके बाद में आपने धुआं भी देखा होगा। अगर आपने धुआं वगैरह नहीं देखा तो आप कभी देखिए, धरती के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं दोस्तों जहां से कंटिन्यूअसली जो धुआं है वो निकलता ही रहता है। इसके बाद में आप इसको कैसे भूल सकते हैं, ये एक गर्मा गर्म एकदम ताजा ताजा लावा है दोस्तों। ये जो लावा है ना, ये ज्यादातर ज्वालामुखी के फटने से निकलता है, या फिर कई सारी चीजें होती हैं जिसके कारण ये लावा जो है हमारी पृथ्वी पर चट्टानों की गर्तों से या फिर जो बीच बीच में सैले होती है दोस्तों वहां से हमें देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों राज बनी हुई थी जिनके बारे में हमको समझना है। और ये सारी चीजें हम तभी समझ पाएंगे जब हम धरती के अंदर क्या क्या है उन सारी चीजों को समझ पाए। देखो है क्या कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो एक गेंद की तरीके से है। लेकिन दोस्तों हमको ये नहीं पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक खोखली गेंद है, या फिर कहें तो एकदम एक जैसे सॉलिड सी गेंद होती है ना, ये एक सॉलिड सी बॉल है। मतलब किस तरीके की बॉल है, तो इसके बारे में जो पर्दा था ना वो काफी समय बाद पता चला कि पृथ्वी अंदर से पूरी ठोस है, और ठोस के अंदर भी अलग अलग पदार्थ का जो पदार्थ है वो भरा हुआ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ पता कैसे चला, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। आपको मोटा मोटी बताऊं तो पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, जितनी की सूरज की सतह पर गर्मी है उससे शायद और ज्यादा गर्मी हो, या फिर उसी के आसपास में गर्मी हो। तो इतनी गर्मी हम मतलब इतनी जो टेम्परेचर है दोस्तों हाई होने के कारण हम अंदर जा नहीं सकते। दूसरी बात, इसका तापमान जो है वो सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो हम रहते हैं यहाँ पर और हम पृथ्वी के अंदर खूब ज्यादा ना तो खुदाई करके जा सकते हैं, ना ही तो जो है हम किसी मशीन वगैरह को भेज सकते हैं। तो आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इतनी सारी चीजों के बारे में पृथ्वी के अंदर क्या क्या है ये कैसे पता चला। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं। आइए कुछ बातों पर विचार करते हैं कि आखिर हम धरती के अंदर जाने ही क्यों, मतलब क्या है धरती के अंदर, इन सारी बातों के बारे में कि जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। देखो धरती के अंदर क्या क्या है, इन बातों पर पर्दा उठाने के लिए आपको ये समझना होगा कि भाई धरती पर भूकंप क्यों आता है। ठीक है, ये सुनामी लहरें आप उठते हुए देख पा रहे हैं, ये लहरें जो हैं ये क्यों उठती हैं। लहरें उठना, भूकंप आना जैसे कई सारे दोस्तों जो कारण है वो आपको पता चल ही जाएंगे। दूसरी बात, आपने पहला वाला अगर इसका चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा
कि हमारे धरती में देखो जो 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि आपका एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पहले एक हुआ करते थे। जिस धरती का नाम गोंडवाना लैंड था, आपको शायद ये गोंडवाना लैंड याद हो। अगर गोंडवाना लैंड आपको नहीं पता है तो आप जा करके देखें और बताएं गोंडवाना लैंड क्या है। इसके अलावा आपने पेंजिया के बारे में पढ़ा ही होगा दोस्तों। मतलब जो अलग अलग आज हमारे सामने ये धरती के स्वरूप हैं, जो पार्टिकल है, वो सब कुछ पहले एक थे। तो अब धरती जो है बदल रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है। ये सारी बातों को समझने के लिए आपको धरती के अंदर क्या क्या है वो जानना पड़ेगा। मैं जब भी धरती बोलूं तो इसका मतलब ये है कि मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारे पहाड़ हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो पहाड़ है दोस्तों, इनकी लंबाई कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। मतलब इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रहा है। फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दोस्तों, वो खिसक रही हैं एक दूसरे से, पर वो पड़ोस आ रही हैं या फिर दूर जा रही हैं। तो इन सारी बातों पर आपका जो समझ है ना, वो काफी ज्यादा विकसित होगी। आप इन सारे राज्यों को दोस्तों अच्छे से समझ पाएंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि धरती के बारे में हमको पता कहाँ से चलता है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जो हमारी धरती है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, इसकी जो तकरीबन त्रिज्या है ना, मोटा मोटी अगर हम मान लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम एक लाइन खींचते हैं सीधी, मतलब एक रॉड डाल दें, तो दोस्तों ये तकरीबन आपकी बनेगी जाकर के 6400 किलोमीटर, अगर हम अमूमन मान लें। और इतनी गहराई तक जा पाना पॉसिबल ही नहीं है ना। हम लोग ऊपर रहते हैं। ये जो हल्की सी आप ये परत देख पा रहे होंगे, ये परत जो ऊपर ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है, इस परत पर हम लोग रहते हैं, सबसे ऊपर की परत पे। और ऊपरी परत से धरती के अंदर दोस्तों 6400 किलोमीटर दूरी तक जाने में पापड़ मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि आज तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ है कि हम लोग जो है ना 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक धरती के अंदर जा सके। तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जब इतना गहरा हम जा नहीं सकते हैं, तो फिर आखिर हमें धरती के बारे में पता कैसे चला कि इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो पता चलने के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो है 3 चीजें। मतलब 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम पता कर पाते हैं कि धरती के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, वो है आपका प्रत्यक्ष तरीका। प्रत्यक्ष तरीके में वो तरीके आते हैं जैसे कि चट्टाने, खनन, ज्वालामुखी उत्कार। मतलब ऐसी चट्टाने या ऐसी खनन या ऐसा ज्वालामुखी उत्कार जिनको हम हाथ में ले करके या आंखों के सामने दोस्तों देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी धरती कैसी होगी। उसके बाद में आते हैं आपके अप्रत्यक्ष स्रोत, जिनको हम देख नहीं सकते, और फिर आते हैं भूकंप की तरंगे। आइए एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं कि धरती के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर दोस्तों क्या क्या है, ये किस तरीके से हमारी पृथ्वी की संरचना है, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। चट्टानों से। तो चट्टानों से पता करने के लिए सबसे पहले आप जो है ना इस फिगर को देखिए। इस वाले फिगर में मैंने कुछ प्रत्यक्ष स्रोत में चट्टानें ली हुई हैं। यहाँ पर आप इन चट्टानों को देख सकते हैं। सबसे पहली चट्टान है दोस्तों हमारी ये, जो कि बड़ी ही अजीब अजीब से तरीके से आप देख पाएंगे किस तरीके से ये सेटलमेंट है इसका। ये मानवों ने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली जब किसी जगह की दोस्तों खुदाई करी गई या किसी एक पहाड़ी की ये जो है शैलाकृति, इसको हम शैलाकृति बोल सकते हैं। शैलाकृति का मतलब हो गया ये चट्टानों की एक आकृति बनी हुई है। इसके बाद में आप ये दोस्तों एक और देख सकते हैं, धरती की सबसे ऊंची चट्टान है आज तक की। और ये जो चट्टान है ना, ये मतलब किस तरीके से बनी हुई है, इसमें इसका क्या क्या फॉर्मेशन है, क्या कहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं इसमें। हालांकि हम ज्यादा तो नहीं जान पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंदाजा है ना वो इससे हम लगा ही लेते हैं। इसके बाद में अगर आप इस वाली आकृति को देखेंगे दोस्तों, तो ये वाली इमेज भी धरती के अंदर की एक चट्टान है हमारे पृथ्वी की, जो हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देती है कि हमारी आंतरिक संरचना पृथ्वी की कैसी होगी। और आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी कुछ हद तक की चीजें जो है स्पष्ट कर ही देती है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें खुदाई की, तो खुदाई करके जो हमें चट्टानों के बारे में पता चलता है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो खुदाई मतलब हो गया खनन। तो खुदाई के दौरान दोस्तों हम लोग खान वगैरह खोदते हैं, या फिर कोई अगर सच में केवल एक मकसद ही हो किसी चीज को खोदने का और चीजों को पता करने का, तो वो अलग की बात है। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की एक खुदाई वाली खान है। ये खान है सोने की। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी दक्षिण अफ्रीका में। आप इसको याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की एक खान है, सोने की खान है ये। ठीक है, तो ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। और इस गहराई में जा करके जो ये आप जमीन देख पा रहे हैं ना, ये मिट्टी की जो संरचना देख पा रहे हैं, ये देखिए छोटा 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 यहाँ पर ये इधर से चैन मैन लगा रखा है ऊपर ऐसे चढ़ने उतरने के लिए, ये मशीनें वगैरह यहाँ से चढ़ती होंगी। तो ये जो खान है, ये वाली मिट्टी, इससे दोस्तों काफी सारा आइडिया लिया गया कि हमारी जो धरती है वो कैसी हो सकती है। अब बात करें हम लोग गड्ढे की,
कि धरती में गड्ढा कितने किलोमीटर का है, बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों 3 किलोमीटर गड्ढे की, कि हमने 3 से 4 किलोमीटर गहरे गड्ढे में जा करके दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खान है दोस्तों, यहाँ पर हमने काफी कुछ पता कर लिया। तो ये गड्ढा इतना ही रह सकता है क्या? नहीं, हमने थोड़ा और करने की कोशिश करी। तो ये जो गड्ढा है दोस्तों, ये गड्ढा करने के लिए हम लोग 2 प्रकार की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। पहली परियोजना है प्रवेदन परियोजना, दूसरी है समुचित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। इन दोनों के अंतर्गत धरती में गड्ढा किया जा रहा है पृथ्वी में, और तकरीबन हम 12 किलोमीटर का गड्ढा या एक होल बोल सकते हैं, जिसको सुपर डीप होल कहा जाता है दोस्तों। इस होल को कर पाने में मैं लिख देता हूं यहाँ पे सुपर डीप होल, ठीक है। तो इस गड्ढे में ये 12 किलोमीटर दोस्तों, ये पड़ता कहाँ है? ये आर्कटिक में पड़ता है, कोला नाम की जगह पर। इस धरती में से गड्ढा किया गया, लेकिन इससे ज्यादा गड्ढा कर पाना पॉसिबल ही नहीं हुआ। हालांकि इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी आज तक के लिए तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम 12 किलोमीटर से ज्यादा का गड्ढा कर पाए हों और धरती के अंदर के जो राज है दोस्तों वो समझ पाए हों। लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार धरती बोल रहा हूँ, इसको पृथ्वी समझना, कि जब गड्ढा किया गया तो आप ये देखिए इसकी परतें किस तरीके से हमको दिखाई देती हैं। हमने इसके बारे में काफी कुछ जो राज हैं, जो जानकारियां हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, हालांकि आंतरिक संरचना हमें पता है कि ज्यादा गहरे बारे में नहीं बता सकता, ये केवल जो है भूपर्पटी के बारे में ही थोड़ा बहुत जानकारी हमको मिल पाई है, लेकिन फिर भी हमारे सामने से जो राज है ना वो काफी हद तक क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो इनसे दोस्तों हमने काफी कुछ जानकारियां ली हैं। इसके बाद में अगला जो आप इस टॉपिक को देखेंगे, खनन वाला हो गया, चट्टाने वाला मैंने बता दिया। अगला जो आपका टॉपिक है वो है दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार का मतलब है कुछ ऐसे ज्वालामुखी भी हमारे सामने होते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर से जो चीजें हैं ना उनको निकाल करके बाहर ले आते हैं, और काफी सारे लावे में जो इनके साथ में लावा आता है उसके साथ में काफी चीजें जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रख देते हैं। अब ये जो चीजें हमारे सामने आती हैं, जब ये लावा ठंडा होता है दोस्तों, धीमे धीमे लावा ठंडा पड़ जाता है तो ये जम जाता है। फिर हम लोग इस जो हमारा ये पदार्थ निकला हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो पदार्थ आपका दिख रहा है, ये सारा का सारा जो पदार्थ है ना, इनको इकट्ठा करके लैब वगैरह में ले जाता है। टेक्नीशियन लोग जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो इन पर खूब सारा जो है रिसर्च वगैरह करते हैं। ये छोटा छोटा आप देख सकते हैं, हालांकि तो जलता ही हुआ है तो इसमें क्या देखना, सीधे जला हुआ एक लावा ही है। तो इन चीजों से भी हम पृथ्वी के अंदर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि हमें ये बात कभी भी नहीं पता चल सकती कि जो ये पदार्थ है, ठीक है, जो ये पदार्थ है वो धरती के कितनी गहराई से निकला हुआ है, कितनी गहराई से निकला हुआ है। तो ये चीजें हमें नहीं पता चल पाती, हालांकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पता ही चल जाता है कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो किस तरीके का है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा ही चमकदार सा चीज है, पता नहीं साला कोई सोने वोने का चीज निकला हुआ होगा, लेकिन जो भी हो दोस्तों काफी कीमती रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि धरती के अंदर का एक विलक्षण पदार्थ होता है और इसके बारे में मतलब इससे हम लोग धरती के बारे में काफी कुछ जान पाते हैं। ठीक है, जान गए। तो इसकी एक सीमा रहती है कि हम धरती के अंदर की चीजें यानी पृथ्वी के अंदर की चीजों की गहराई वगैरह के बारे में हम नहीं जान सकते, ठीक है। जो गहराई वगैरह रहती है, कितनी हो गई गहराई, तो ये एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है। गहराई का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये जो सोना आया है, मान लेते सोना ही है, ये कितने गहरे पर जमा हुआ था। तो ये एक रहस्य रह जाता है जब हम प्रत्यक्ष स्रोतों को पढ़ते हैं या समझते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार के स्रोतों के बारे में, जो कि होगा आपका अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में सबसे पहले आप ये देखिए, आपको दिखती कौन कौन सी चीजें हैं। आते हैं इस पेज पे, नंबर 1 पे मैंने रखा है यहाँ पे तापमान, फिर तापमान, फिर घनत्व। इन तीनों के बारे में हम लोग एक ही बात में बात करेंगे, तापमान, तापमान और घनत्व के बारे में। देखो इस चार्ट को देखो, ये जो चार्ट है आपका पृथ्वी के टेम्परेचर को दिखाता है। मतलब हमने पृथ्वी का अगर एक काट लिया दोस्तों, तो जो नीचे का सबसे गहराई वाला भाग है उसको छोड़ते हुए, जो उसके ऊपर का भाग है उसको भी छोड़ते हुए, ये जो पार्ट आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इतना पार्ट, इस पार्ट की गर्मी देखो, ऊपर साइड में इसका टेम्परेचर 2000 है और नीचे साइड में इसका टेम्परेचर 3000। मतलब पृथ्वी के अंदर आज भी हमारे यहाँ पर आग जैसा धधकता हुआ गोला के रूप में पृथ्वी हमारी जल रही है आंतरिक रूप से। अब ये बड़ा रहस्य है कि यार इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन है ना तो कुछ भी है, फिर भी ये जल कैसे रहा है। जैसे सूरज पर दोस्तों वहां पर ऑक्सीजन नहीं, लेकिन वहां पर जो है आपकी हाइड्रोजन संलयन अभिक्रिया हो रही है। उसी दौरान से दोस्तों में भी अपने पृथ्वी के अंदर भी जो पदार्थ है ना, वो हाइड्रोजन संलयन अभिक्रियाएं वगैरह करके जो है ये इस प्रकार की गर्मी निकाल रहे हो। हालांकि इसके बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है कि अंदर की कैसे गर्मी जल रही है, वो आगे जब आप जाएंगे तो खूब ज्यादा ध्यान से पढ़ पाएंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही हम धरती के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं,
मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा था 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा यहाँ पर नहीं खोदा जा सकता, 3 से 4 किलोमीटर तक का ही गड्ढा खोदा जा सकता है। तो 3 से 4 किलोमीटर के आज तक ये खोद क्यों नहीं पाए, इसके पीछे भी तो एक कारण होगा। तो इसके पीछे का जो कारण है दोस्तों वो है टेम्परेचर। सबसे पहले इसका जो टेम्परेचर होता है ना बहुत हाई होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण जो मशीनें हैं या फिर जो खुदाई करने का यंत्र वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होकर के उसके अंदर जा पाना पॉसिबल ही नहीं होता। फिर आप ये देखिए धरती के ऊपर का एक पार्ट है, मतलब अपने ऊपर ही पृथ्वी पर ये जगह कहीं पड़ती है, उसमें थोड़ा सा जो पृथ्वी का ऊपर का रहता है ना भूपटपटी वो हट गया है। अब जब ये भूपटपटी के पार्ट का हट गया तो आप इस आदमी को यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, ये आदमी यहाँ पर गया और वो झांकने के लिए, इसने बकायदा अच्छा खासा सूट वगैरह पहन रखा होगा तभी ये गया होगा झांकने के खातिर। तो ये वहां पर देखिए झांक रहा है, ये आदमी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आदमी यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आदमी ये तो ये अंदर देख रहा है। और ये जो फोटो लिया गया है ये एक ड्रोन शॉट से लिया गया है, तो ड्रोन जो है इस चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखो धरती यानी हमारी पृथ्वी का थोड़ा सा जो पार्ट है वो टूट गया तो उसके नीचे इतना ज्यादा गरम गरम सा लावा है। अब ये लावा खौल कैसे रहा है, ये लावा हमारी चाय से भी ज्यादा बुरी तरीके से खौल रहा है, जितनी हमारी चाय खौलती दोस्तों उससे भी ज्यादा, देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे ही लावा जो होता है वो धरती के तमाम भागों में भरा हुआ है, मतलब तमाम क्या हम बोल सकते हैं भूपटपटी के कहीं भी भाग पे हो सकता है, वो हमारे घर के नीचे हो सकता है, वो आपके घर के नीचे हो, लेकिन वो कितनी गहराई पर है पता नहीं। तो अगर हम पता चले ऊपर से खुदाई करना शुरू करें और टप से जाके इस लावा में गिरे, या हमारा मशीनवा जो होगा जो खोदेगा दोस्तों वो इसमें गिर जाए जाकर के, तो हमारा मशीन तो चला ही जाता है क्योंकि गर्मी बढ़ने लगता है। दूसरी चीज जो आती है टेम्परेचर के साथ है वो होती है आपकी घनत्व। घनत्व भी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यहाँ पर ज्यादा गहराई में ना जा पाने के लिए। आप पूछेंगे कैसे, तो जो घनत्व होता है ना ये दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ता चला जाता है, मतलब जितना आप गहराई पर खोदते चले जाओ घनत्व बढ़ता जाएगा, तो जो जिसका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है आप जानते हैं उसको खोद पाना उसको तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं परमाणु होते हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा पास पास में चिपक के होते हैं, तो घनत्व ज्यादा है तो ज्यादा ही अणु तो होंगे। मान लो कि आप इतना बड़ा एक फोम का टुकड़ा उठाओ और इतना ही बड़ा एक लोहे का टुकड़ा उठाओ, तो बताओ कौन सा ज्यादा भारी होगा। भाई लोहे का टुकड़ा भारी होगा, लोहे का टुकड़ा भारी है इसीलिए तो लोहे का टुकड़ा वजन भी होता है और उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है। फोम जो कागज का होगा, थर्माकोल जो होगा वो कितना हल्का रहता है ना। तो यही एक रीजन है दोस्तों कि धरती के अंदर का घनत्व बढ़ता जाता है और इसको खोद पाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 3 से 4 किलोमीटर खोद लेना यही बहुत है, और 12 किलोमीटर खोद डाले, पता नहीं कैसे खोद डाले हैं, लेकिन फिलहाल साइंटिस्ट है दोस्तों तो अंदर जाने की तो प्रक्रिया चल ही रही है। तो ये तो हमने पढ़ लिया तीनों चीजों को। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है आपका उल्काएं। उल्काओं के बारे में भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे उल्काएं क्या होती हैं, ये भी पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना के बारे में दोस्तों काफी हद तक जो जानकारी है वो हमारे सामने स्पष्ट कर देती है। आप इस वाली उल्का को देखिए, ये एक उल्का है और ये एक उल्का पिंड है। उल्का पिंड आपने देखा होगा आसमान में खूब इधर से उधर तक गिरता रहता है, लेकिन ये जो है धरती तक आते आते कई बार जल जाता है और वायुमंडल से घर्षण करके जो है हमारे पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पहुंच गया तो ज्यादातर वो समुद्र वगैरह में ही गिरता है, इस हिसाब से उल्के जो है गिरते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ तक कि किसी शहर वहर पे गिर गया हो, पूरा शहर तबाह हो गया हो। तो ये उल्का जो है ना ये जब बचा होता है तो दोस्तों इसको भी परीक्षण किया जाता है, इसका भी लैब में जो है ले जा करके इसको ध्यान से देखते हैं और इसके आंतरिक जो बनावट है ना, इसकी उल्का की बनावट, इसको देखा जाता है कि ये अंदर में किस तरीके से है। क्योंकि देखो उल्का भी उन्हीं गैस पिंडों से बने हुए हैं जिन गैस पिंडों से हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह और साथ में हमारी पृथ्वी भी बनी हुई है। तो गैस और पृथ्वी दोस्तों, और गैसों से मिलकर के पृथ्वी सूरज ये सब कुछ बने ना, गैसों के गुच्छे थे, आपने पढ़ा होगा पिछले वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ो। तो ये जो गैसों की पृथ्वी बनी है ठीक उसी प्रकार से उल्काएं बनी होती हैं। तो इनसे भी काफी हद तक दोस्तों पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है उसके बारे में समझने में मदद मिलती है। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा या किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कहा कि पृथ्वी और उल्काएं बिल्कुल ठीक ठीक एक जैसी होती हैं। ये कदापि गलती मत करना समझने की, लेकिन कुछ हद तक की जो है आप अनुमान तो लगा ही सकते हो। अब दोस्तों अगली जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं ग्रेविटी जो पृथ्वी की है ये एक बहुत ही अनोखा, एकदम बहुत ही वरदान के रूप में दिया गया एक चीज है, जो कि दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से कुछ चुंबक जैसा खींचा जाता है जिसके कारण हम ग्रेविटी को महसूस करते हो, सारी चीजें पृथ्वी से चिपकी रहती है। अब आप एक चीज को नोटिस करो कि पृथ्वी जो है हमारी वो किस तरीके से है। पृथ्वी हमारी दोस्तों इस तरीके से है, ठीक है। हम लोग चित्र वगैरह में देखते हैं, ग्लोब वगैरह अगर खरीदते हैं तो वो हमको ऐसा मिलता है, लेकिन अगर असल में बात करें तो हमारी पृथ्वी दोस्तों ऐसी नहीं है। पृथ्वी हमारी कुछ इस तरीके से है,
अंडाकार। पृथ्वी हमारी कैसी है? अंडाकार। तो अंडाकार होने के कारण आप इस चीज को नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए, ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको। अगर इस चीज में केंद्र से हम इसके परिधि तक का एक लाइन खींचे और यहाँ पर भी लाइन खींचे, तो वो दोनों लाइनें जो होंगी वो एकदम बराबर होंगी। ठीक है, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, तो मान सकते हैं 6400 किलोमीटर ये है, 6400 किलोमीटर ये है, तकरीबन तकरीबन। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी अंडाकार है, तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो थोड़ी बड़ी होगी और यहाँ पर जो दूरी होगी वो थोड़ी कम होगी। कितनी दूरी कम है? 30 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। ये जो दूरी है वो तकरीबन 6370 किलोमीटर है और ये जो दूरी है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर है। तो देखो, चुंबकवा हमारी पृथ्वी के बीच में है और वो जिससे जितना पास में होगा वहां पर चुंबकीय बल उतना ही ज्यादा लगेगा और यहाँ पर चुंबकीय बल उतना ही कम लगेगा। तो अगर आपने साइंस वगैरह पढ़ रखा है, आपको गुरुत्व वाला चैप्टर याद होगा क्लास 9 का, तो आपको पता होगा कि कई जगहों पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, वो 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से नापा जाता है, जबकि यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नापा जाता है। सॉरी, यहाँ वाला 9.8 रहता है क्योंकि दूर है, ध्यान से देखो, ये दूर है, ठीक है, और ये काफी पास है, तो उसको 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से नापते हैं। अब इसी चीज को गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विसंगति कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा विसंगति क्या है गुरुत्वाकर्षण की, तो लिखेंगे पृथ्वी की असमान त्रिज्या होने के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिलता है, जो इसका गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहलाता है। अब दोस्तों, इस चीज से भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में समझने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, शुरुआत में सब कुछ रहस्य था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें साफ होती गई वैसे वैसे रहस्य स्पष्ट होता गया। आप पूछेंगे आप ये क्या है, तो आप इसको समझने के लिए पहले इस चीज को समझिए। अगला जो पॉइंट है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ये एक पृथ्वी है, मतलब एक क्या अपनी ही पृथ्वी है दोस्तों, और इसके उत्तर भाग में हम लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पर चुंबकत्व का प्रभाव हमको देखने को मिलता है, थोड़ा सा एन वाला, और यहाँ पर एस वाला प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको 10th क्लास में अगर 13 चैप्टर याद है साइंस का, तो वहां पर आपने चुंबकत्व के बारे में पढ़ा होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं दोस्तों, जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये सभी की सभी रेखाएं एक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमें दर्शाती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना पृथ्वी का, इससे भी दोस्तों काफी हद तक जो जानकारियां हैं वो आंतरिक रूप से जो है वो ले पाते हैं। ठीक है, कि चुंबक किस तरीके का आपका बना हुआ है, चुंबक, ठीक है, वो सॉरी चुंबक किस तरीके का नहीं, कि पृथ्वी जो है अंदर से वो किस तरीके की हो सकती है, इसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी हो सकती है, इस बारे में भी हमको काफी सारी जानकारियां मिल जाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। जो भूकंप है ये क्या है, ये कैसे कार्य करता है और इससे हमें कैसे सब कुछ जो है जानकारियां मिल पाती हैं कि भूकंप ने मतलब सारी चीजों को कैसे हमारे सामने स्पष्ट किया या पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में कैसे बताया। तो सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन रखेंगे भूकंप का, और इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें अभी हम लोग मतलब किताब में भी आपके दिया हुआ है, मतलब मैं अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। भूकंप का एक पूरा सेक्शन है जो कि आपके टॉपिक से हट गया है। कहने का मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बीच में भूकंप को लाया गया है, और पहले हम भूकंप के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हम जाकर के समझ पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने कैसे पढ़ा। तो आइए भूकंप के बारे में अपनी जो है थोड़ी सी समझ को विकसित करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूकंप होता क्या है। तो अब देखिए, भूकंप मतलब धरती का हिलना कांपना जो है, ये भूकंप के क्षेत्र में आता है। आप इस वाले क्षेत्र को देखिए, यहाँ पे सब कुछ हिल रहा है कैमरे में, और आप यहाँ से इस दीवार को, हिलती हुई दीवार को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि भूकंप जो आता है वो किस तरीके से चीजों को हिला करके रख देता है। हालांकि आता बहुत कम ही समय के लिए, जैसे 5 सेकंड के लिए आया, 6 सेकंड के लिए आया, 10 सेकंड के लिए आया, लेकिन इतना ही भूकंप काफी ज्यादा होता है किसी भी चीज को हिला करके ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए या फिर परेशान करने के लिए। तो आपके मन में जाहिर से आ रहा होगा कि भाई भूकंप होता क्या है। तो भूकंप होता है पृथ्वी का कांपना। जो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी का जो कंपन होता है दोस्तों, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब रीजन दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर भूकंप आता ही क्यों है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझो, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, मतलब जितना बुक में दे रखा है उतना ही बताऊंगा आपको, एक भी एक्स्ट्रा बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग से हट जाएंगे और टॉपिक भी आपका जो है जितना आपके 11th क्लास में उतना ही बताया जाएगा। इस पर आपको स्पेशली वीडियो अगर चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस टाइप की स्पेशली वीडियो भी निकालना शुरू करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट है, आप इनको विवर्तनिक प्लेटें इनको कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये प्लेटों के इधर उधर खिसकने के कारण दोस्तों भूकंप आता है। सबसे पहले आप इस प्लेट को देखिए, ये जो पूरी एक धरती थी हमारी दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग प्लेटें आपको दिखाई दे रही हैं। अब हो सकता है ये जो दो प्लेटें हैं ये अपने स्थान से खिसक जाएं। एक प्लेट यहीं पर स्टिल है, जबकि दूसरी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर से घिसक रही है। पहले तो प्लेट एकदम चिपकी हुई थी, लेकिन अभी ये दोनों एक दूसरे पर घिसक गई, जिसके कारण होता क्या, घिसकने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है किसी एक पॉइंट पर इनका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से टकराव होता है, और उसी पॉइंट को उद्गम स्थान कहा जाता है,
जिस पॉइंट पर ये आपस में टक्कर करके घिसक रही होती हैं। और जैसे आप समझ सकते हो ना कि हमने दो पत्थरों को आपस में घिसाया, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा दोनों घिस रहे होंगे, उसी पॉइंट को आप उद्गम स्थान कह सकते हो। और उद्गम स्थान के ठीक ऊपर दोस्तों, ठीक ऊपर एकदम एग्जैक्ट ऊपर 90 डिग्री के ऊपर साइड में एक अधिकेंद्र होता है। मतलब जहां पर भी पृथ्वी पे जब कोई टेक्टोनिक प्लेट खिसकती हैं तो उसका जो उद्गम स्थान होता है वहीं पर ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। ये ऊर्जा दोस्तों ठीक ठीक सबसे पहले सबसे ऊपर महसूस की जा सकती है, एकदम ऐसे हिलने के रूप में। ये सारी जो ठीक 90 डिग्री की जगह है ना ऊपर की, ये बड़ा ही कंपन महसूस करती है। जब ये कंपन महसूस करती है तो ये तरंगों के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है, और जितना ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा जल्दी और उतना ही ज्यादा भूकंप को हम यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। तो ये तो मैंने भूकंप के बारे में बता दिया। इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, आप परेशान मत होइए। दूसरा जो तरीका होता है भूकंप आने का दोस्तों, वो टेक्टोनिक प्लेट के घिसकने के कारण ही होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जो टेक्टोनिक प्लेट हैं एक दूसरे के नीचे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आप इस वाले टेक्टोनिक प्लेट को देखिए, एक वहीं पर स्टिल है जबकि दूसरी जो है वो दूर भाग गई, इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्ट बन गया। इसके बाद में दोस्तों जो अगला तरीका है भूकंप आने का, वो ये है कि एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। ऊपर क्यों चढ़ती है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप ये देखिए, ऊपर चढ़ते हुए आप दो प्लेटों को देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। और जबकि एक तरीका ये हो सकता है कि एक प्लेट तो आपकी स्टील है, लेकिन जो दूसरी है वो पीछे की तरफ में या किसी दूसरे साइड में, मतलब साइड में घिसक करके चली जाए। आप यहाँ पर देखिए, ये चीज पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर चला गया है, तो मतलब ये प्लेट जो है ये घिसक गई है साइड में। तो ये सारे जो कारण है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये पहले यहाँ था और अभी कितना ज्यादा दूर पर जा चुका है। तो ऐसे कारणों के कारण भी भूकंप आता है। तो ये तो हो गया पहला एक ऐसा कारण जो कि मानव जनित नहीं है, ये प्राकृतिक कारण होता है। और सबसे ज्यादा जो मूल कारण है दोस्तों भूकंप आने का, वो यही होता है। हम सब लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है ना, ये काफी ज्यादा ऐसे टेक्टोनिक प्लेटों से घिरी हुई है। मतलब इसमें 7 बड़ी बड़ी प्लेटें और वो आपस में एक दूसरे को ऐसे करके घिसका रही है। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर साइड में है, दूसरी इधर है, ऐसे करके प्लेटें हैं आपस में। ये एक दूसरे के ऊपर या तो चढ़ रही हैं, या तो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, या फिर एक दूसरे को जो है आगे पीछे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरीके से प्लेटें जो हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लेट है, ठीक है, और एक ये प्लेट है। जब ये वाली इधर बढ़ेगी और ये वाली इधर बढ़ेगी तो होगा क्या, दोनों आपस में लड़ेंगी और दोनों धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देंगी। फिर एकदम ऊपर उठेंगी, बहुत ऊपर उठेंगी, फिर ये एकदम ऊपर उठ जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से एक पहाड़ी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक पहाड़ी पूरी की पूरी हमारे सामने बनती चली जा रही है। तो ये पहाड़ियां हो गई, या फिर ये जो है टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई, ये घिसकती हैं जिसके कारण भूकंप आता है। अब आपने ये उद्गम केंद्र और अभी केंद्र के बारे में समझ लिया, इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, फोकस पॉइंट भी इसको कहा जाता है, और जो ऊपर अधिकेंद्र है इसको दोस्तों एपिक सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है। एपी सेंटर पॉइंट, EPICENTER, एपी सेंटर पॉइंट भी कहते हैं इसको, अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे पहले भूकंप अधिकेंद्र पर ही महसूस किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि जब ये चलती हैं भूकंपें, तो यहाँ पर मतलब जब भूकंप आता है या कोई ऐसा पॉइंट हिलता विलता है, तो यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाया हुआ था। ये फोकस है, यहाँ पर एपी सेंटर है, और ये फॉल्ट बन गया, मतलब गर्त वगैरह बन जाती है यहाँ पे। तो इसके चलने के कारण क्या होता है, तरंगे निकलती हैं। आप इस तरंग को देखिए, यहाँ पे ये धीरे धीरे जो तरंग है ये इस तरीके से निकल रही है। ठीक है, और ये इसी तरीके से आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। जब ये तरंगे निकलती हैं दोस्तों, तो इसको हम सिस्मोग्राफ द्वारा अपनी जो कागज होता है उस पर महसूस कर सकते हैं, उस पर बना सकते हैं। होता क्या सिस्मोग्राफ में, कुछ नहीं होता, ये गोला लगा रहता है, एक लटकता रहता है किसी तरीके से, पुराने जमाने का सिस्मोग्राफ है दोस्तों। तो ये स्टिल रहता है। ठीक है, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसी प्रकार से बनाया जाता है कि अपनी जगह जिस जगह पर रखा रहेगा रखा रहेगा। अब धरती का हिलना शुरू होगा तो इसके कारण जो लाइन है ना, वो ऐसे 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 बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर तरंगे निकलती हैं, और तरंगे जो हैं इस तरीके की लाइनें बना देती हैं। आप तरंगों को देख सकते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की जो तरंगे हैं वो बनी हुई है। पहली तरंग आपकी P और S तरंग, जिसको मतलब ये दो तरंगे हैं लेकिन इनको मिला के एक हम बोल सकते हैं, वो होता है आपका भूगर्भिक तरंगे। ठीक है, और जो दूसरी तरंगे होते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं धरातलीय तरंगे। ये धरातलीय तरंगों का या भूगर्भिक तरंगों का एक सिस्मोग्राफ द्वारा बना हुआ एक लाइन वेव है जो हमें इसके दौरान मिलता है। ठीक है, आइए समझते हैं तरंगों के बारे में ध्यान से, उसके बाद में हम लोग थोड़ा और भी बातें करेंगे। तरंगे क्या होती हैं? तरंगे दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो धरातलीय तरंगे और भूकंपीय तरंगे, जो कि भूकंप आने के दौरान हमें प्राप्त होते हैं।
भूगर्भिक तरंगे क्या होती हैं? भूगर्भिक तरंगे जैसे ही कहीं से ऊर्जा मुक्त होती है, कहां से? उद्गम केंद्र से जैसे ही ऊर्जा मुक्त होती है तुरंत ही भूगर्भिक तरंगे पैदा होती हैं, जैसे कि आप इस वाले फिगर में देख पाएंगे। ये देखिए भूगर्भिक तरंगे यहाँ पर पैदा हो रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो दोस्तों यहाँ पर है वो ये है कि धरातली तरंगे जो हैं ये भूगर्भिक तरंगों, जब भूगर्भिक तरंगे किसी धरातली सैलों के मध्य में अन्योन्य क्रिया करती हैं तब ये भूगर्भिक तरंगे जो हैं ये सॉरी तब ये जो धरातली तरंगे हैं ये पैदा होती हैं। क्या मतलब हुआ, फिर से समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पे यहाँ पर इस पॉइंट पर ऊर्जा जो है निकल रही है, तो इसका अधिकेंद्र कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। अब ये तरंग जैसे ही ऊर्जा निकलेगी तरंग ऐसे ऐसे चलती जाएगी, तो बीच में कहीं ना कहीं पर कोई पहाड़ी होगी, कोई सैल होगी दोस्तों, तो जब वो उसमें टकराएगी जा करके तो यहाँ से फिर से धरातली तरंगे रिड्यूस होती हैं, वो निकलते हैं और वो हमारे धरातल को ऐसे 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 हिलाती चलती हैं। चलिए थोड़ा सा और भी समझते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो प्रकार की तरंगों को दोनों प्रकार के चित्रों से बना दिया है। पहली जो तरंग है ये है आपकी भूगर्भिक तरंगे, बॉडी वेव्स इनको बोलते हैं, और जो दूसरी तरंग है इसको बोलते हैं सरफेस वेव्स यानी कि धरातली तरंगे। तो हम इनके बारे में थोड़ा और भी ज्यादा खूब मतलब विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। धरातलीय तरंगे बोलते हुए अगर लिख रहे हो कुछ भी तो कई बार गलती हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आप ये धरातली तरंगों को देख सकते हैं दोस्तों, इसको लव तरंगे भी कहा जाता है, लव वेव्स। लव वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लव नाम के आदमी ने खोजा था, तो लव तरंगे बोलते हैं। शॉर्टकट में एल, ये वाली आपकी एस, ये वाली आपकी पी। इनके बारे में डिटेल से आइए बात कर लेते हैं, वरना आप कहेंगे क्या पढ़ा रही है सर, हमको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। भूगर्भिक तरंगों को देखते हैं यहाँ से पहले। भूगर्भिक तरंगे दोस्तों जो होती है ना ये दो प्रकार की होती हैं। भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, मतलब अभी तक आपने पढ़ा कि तरंगे दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? भूगर्भिक और धरातली। लेकिन यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पी और दूसरी होती है एस। पी वाली तरंगों को हम बोलते हैं प्राइमरी तरंगे, एस वाली को बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। क्यों? देखो पी वाली बड़ी तेजी से चलती है और पहले ही पृथ्वी पर पहुंच जाती है, इसीलिए इनको हम प्राइमरी तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। एस वाली थोड़ा धीमे चलती है, थोड़ा देर में पहुंचती है। कहां से पता चलेगा? इस वाले ग्राफ से पता चलेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले एक ही बॉल है, ये जो बॉल बन रखी है ना ये यहाँ पर ऐसे सब कर रही है, ठीक है। मान लो कि ऐसे लटकी हुई है और जो धरती हिल रही है धीमे धीमे ऐसे हिलती जा रही है, और ये कागज धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो हमारा कागज आगे नहीं बढ़ेगा, अभी हम अपने पेन को ही आगे बढ़ा लेते हैं। आपको मैं दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठीक इस तरीके से जो है बना ले रहा हूँ। मान लो कि पेन स्टील है और कागज हिल रहा है, तो यहाँ पर ये कागज जो है ऐसे 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 आगे बढ़ता जाएगा, धीमे धीमे कागज आगे बढ़ता जा रहा है, और ये बॉल अपना स्टील है बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, पता भी नहीं चल रहा है कहीं पर भूकंप आ रहा है। अचानक से भूकंप आता है दोस्तों, और जो पी तरंगे हैं ये हमको एकदम से मिलती हैं, मात्र 2 सेकंड में भूकंप चला जाता है और ये एकदम स्टील हो जाती है। फिर दोस्तों आती है एस तरंगों की बारी। एस तरंगे पहुंचती है, एकदम से ऐसे हिलता है और फिर एकदम से चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये तरंगे ऐसे ऐसे आती रहती हैं। फिर आती हैं आपकी धरातली तरंगे, ये वाली। और जब ये जैसे पृथ्वी पर पहुंचती है और ये धाड़ 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 एकदम से हिलना शुरू हो जाता है सारा मामला, पूरी पृथ्वी, क्योंकि बॉल तो स्टील है, बॉल नहीं हिल रही है, कागज हिल रहा है, तो इसके कारण चित्र कुछ इस तरीके से बन जाता है और फिर ये धीमे 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 ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी पहुंची? पी तरंगे, फिर कौन सी पहुंची? एस तरंगे, फिर कौन सी पहुंची? आपकी एल तरंगे। तो आइए और भी थोड़ा बात करते हैं विस्तार से इन तरंगों के बारे में। ये हो गई आपकी भूगर्भिक तरंगे। भूगर्भिक तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं और क्या करती हैं, ये ध्वनि जैसी होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, ध्वनि चाल, मतलब ध्वनि की तरंग कैसी होती है। पहले वो बड़ी सघन 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 होती है, ठीक है, फिर बड़ाई विरल विरल हो जाती हैं, फिर सघन 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 होती हैं, फिर बड़ाई विरल विरल हो जाती हैं, है ना। पहले पास पास, फिर घनी घनी, फिर पास पास मतलब दूर दूर, फिर घनी घनी। तो इस तरीके से ध्वनि तरंगे होती हैं, तो इसीलिए इनको हम ध्वनिक तरंगे भी कहते हैं, लेकिन होती नहीं है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों तरंगों के बीच में वो ये है कि ये जो पी तरंगे दोस्तों ये केवल ठोस, द्रव और गैसों में चलती हैं, जबकि एस तरंगे जो है वो केवल आपकी केवल और केवल ठोस में चलती हैं। दोस्तों यही एक ऐसा इकलौता कारण है जिसके कारण आज हम जानने में सफल हो पाए हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। आप कहेंगे कैसे पता चला, तो उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा और बात कर लूं कि ये तरंगे ज्यादा हानिकारक नहीं होती जब तक कि पी तरंगे आती हैं, लेकिन जैसे ही एस तरंगे आती हैं दोस्तों थोड़ी ज्यादा हानि होती है। लेकिन जब बात करें एल तरंगों की, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें भी तरंगों के बारे में अध्ययन नहीं करना है, हमें तो अध्ययन करना है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, वो कैसे पता चला, ठीक। तो आप दोनों तरंगों को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पी तरंगों को दिखाया हुआ है। जब ऐसे इस तरीके से पी तरंगे चलती है, मतलब एक तरंग ने पहली वाली तरंग को धक्का दिया अगली वाली को, और अगली वाली तरंग जो है
उसके आगे वाले पदार्थ के कणों को धक्का देगी और फिर वो वापसी वही स्थान पर चली जाएगी। जबकि इस तरंगों को आप देखेंगे ये मस्त ऐसे लहराते हुए जा रही है पूरे पदार्थों को और वापसी से सारी चीजों पर पहुंच जा रही है। तो ये तरंगे हो गई। आप ये इन तीनों तरंगों को देख सकते हैं यहाँ पर, ये पी तरंग है, ये एस तरंग है, ये आपकी सरफेस वेव्स यानी कि धरातली तरंगे एल तरंगे हैं। तो तीनों किस तरीके से चलती हैं, मैंने तीनों के लिए एक ये चित्र बनाया हुआ है, आप स्पष्ट रूप से इसको देख पाएंगे। अब हमें समझना है यहाँ पर छाया चित्र। ये दोस्तों छाया चित्र एक ऐसा चित्र है जिसके कारण ही हमको पता चल पाया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। आप कहेंगे कैसे, तो भैया आइए चलिए हम लोग पृथ्वी को सबसे पहले बना लेते हैं और आपको मैं स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ कि जो पृथ्वी है वो कैसी, मतलब छाया चित्र वगैरह किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आप ना इस चीज को देखिए, ये मैंने एक पृथ्वी बनाई, ठीक है ऐसे, और इसी का मैंने यहाँ पर कर लिया कॉपी 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 कॉपी, इसका सेंटर बना लेता हूँ। ये सेंटर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक यहाँ पर हम जो है एक छोटा सा और इसका केंद्रक बना लेते हैं, ठीक सा। आप ये जो काला वाला केंद्रक है ना, इसको नोट नहीं करेंगे, आप इसके बारे में अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बस ये समझ लीजिए अभी इस जगह पर है नहीं, लेकिन हमको बाद में समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बस बना दिया है यहाँ पे। और अब हम पृथ्वी के ऊपर रह के बिल्कुल ठीक इसके टॉप पर दोस्तों एक भूकंप का झटका महसूस करते हैं। मतलब हमको यहाँ पर भूकंप लगा, इसका मतलब यहीं कहीं पर उद्गम केंद्र होगा, जिसके कारण ठीक ठीक हमको ऊपर सबसे पहले झटका लगा। लेकिन जहां पर झटका लगा वहां से दोस्तों पी तरंगे जो है आपकी रिलीज होती हैं। पी तरंगे जब रिलीज हो रही हैं तो अब आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में छाया चित्र के बारे में बहुत ज्यादा ढंग से पूछा जाता है। और अगर आप ये छाया चित्र नहीं समझा पाए या खुद नहीं समझ पाए तो आप कैसे बताएंगे। तो पी तरंग यहाँ से रिलीज हुई, एक इधर गई है ना, और एक तरंग इधर चली गई। एग्जैक्टली एक तरंग यहाँ से इधर चली गई, एक तरंग यहाँ से इधर चली गई, फिर अगली तरंग यहाँ से इधर ये चली गई, और ये वाली जो तरंग है दोस्तों ये यहाँ से इधर चली गई। याद रखना पी तरंगे जो होती हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में जाती हैं। अच्छा, इतना सब कुछ बताने से पहले मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने 9th क्लास में सीखा होगा, 10th क्लास में भी कोई सीखा होगा साइंस में। दो चीजें होती हैं, क्या क्या। पहली होती है दोस्तों परावर्तन, ठीक है। ये परावर्तन क्या होता है, इसमें कोई भी चीज, कोई किरण या कोई तरंग दोस्तों ऐसे जाती है, किसी चीज पर टकराती है और टकरा के इधर मुड़ के चली जाती है। दूसरा होता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, इसमें कोई भी चीज जो है दोस्तों जब टकराती है किसी पदार्थ के कण से तो वो अपनी हल्का सा दिशा बदल लेती है। हो सकता है वो इतनी दिशा बदल ले, हो सकता है वो इतनी दिशा बदल ले, लेकिन दिशा बदल जाती है। तो परावर्तन और अपवर्तन यहाँ भी होता है, इन केसों में भी होता है जब ये तरंगे चलती हैं। जैसे पी तरंगे हैं, ये इधर गई और ये वाली तरंग जो है ये इधर गई, ठीक है। ये तरंग इधर गई, अब ये मुड़ क्यों रही है, क्योंकि इसका परावर्तन हो रहा है कंटिन्यूअसली। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, लेकिन उतना भी परावर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अब होगा परावर्तन, जो ये अगली तरंग दोस्तों इसके अंदर, चलो एक तरंग यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। अब जो अगली वाली तरंग है ना, मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जबकि तरंगे सेम है। ये वाली इसके अंदर जाएगी और बीच में कोई एक ऐसा पदार्थ है जो इसको थोड़ा सा परावर्तित कर देगा, मतलब अपवर्तित कर देगा। तो इसके कारण इसकी डायरेक्शन ऐसे बदल गई, ठीक है। और ये यहाँ पर फिर से उसका मटेरियल बदल रहा है तो इसकी डायरेक्शन फिर से ऐसे बदल गई और ये तरंग हमको यहाँ पर महसूस होती है। फिर इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो एक जो है आपको यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर महसूस होगी, जबकि अगली तरंग इसकी यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों यहाँ पर महसूस होगी। और ऐसे ही इधर से इधर, इधर से दोस्तों यहाँ पर, और फिर अगली तरंग हमको यहाँ पर महसूस होगी। तो ये तरंगे जो हैं आपको कुछ इसी तरीके से मिलती हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अगर नहीं करा है तो अभी करना शुरू कर दो। जो मैं बोलने वाला हूँ आगे आने वाले 10 सेकेंडों में, क्या मैं बोलने वाला हूँ कि इतना क्षेत्र जो है दोस्तों वो छूट गया। ये वाला जो क्षेत्र है वो छूट गया। इन जगहों पर धरती के कोई भी तरंगे हमको नहीं मिली। मतलब अगर हम अपना सिस्मोग्राफ यहाँ पर रख देते हैं, इन जगहों पर, इस जगह पर, ये जो मैं जहाँ पर पीली सी लाइन अभी खींचूंगा आप देखना यहाँ पे, इतनी जगहों पर अगर मैंने सिस्मोग्राफ रखा तो हमें तरंगे नहीं मिली। और इधर साइड में भी अगर मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी हमको कोई तरंगे नहीं मिली। तो इससे क्या पता चलता है, इससे जो पता चलता है वो थोड़ा सा ही पता चलता है कि धरती के अंदर भाई कुछ ना कुछ ऐसा मामला है जिसके कारण तरंगे परावर्तित हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है पी तरंगे तो ठोस में भी चलती हैं, द्रव में भी चलती हैं, गैस में भी चलती हैं, तो इतनी जगह पर तरंगे क्यों नहीं मिली। अगर इसको हम नापें ऊपर से एक स्केल के तरीके से दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक की पता है 105 डिग्री कोण बनता है।
मतलब आप यहाँ पर ऐसे एक केंद्र बना लो इस जगह पर, ये मैं केंद्र बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर एक मैंने ऐसे लाइन खींची, और यहाँ पर दोस्तों मैं अगर एक ऐसे लाइन खींचूं तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 105 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये 105 डिग्री का कोण बनता है, और इसी कोण के बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 105 डिग्री, और ठीक ऐसा ही 105 डिग्री का जो कोण है वो इधर साइड में भी बनता है। और वापसी से यहाँ पर दोस्तों 140 डिग्री पर जो कोण है वो वापस से हमें तरंगे प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। मतलब 105 से लेकर के 140 तक इधर शुरू हो जाती हैं, फिर यहाँ पर आपका 180 हो गया, और इधर पर 105 से लेकर के 140 पर दोबारा से शुरू हो जाती हैं। मतलब ये जो 5 से 40 डिग्री के बीच का जो हिस्सा है, इस जगह पर हमें कोई भी तरंग नहीं मिलती है। इसी चीज को हम बोलते हैं पी तरंग का छाया चित्र। ठीक है, छाया चित्र एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बार बार के पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एस तरंग के बारे में। जो एस तरंग निकलती है तो उससे किस प्रकार का जो छाया चित्र है वो बनता है, ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार का ठीक ठीक गोला एक हमने यहाँ पर लिया था दोस्तों, ठीक उसी प्रकार का जो एक गोला है वो हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार के ये जो गोले होंगे, इस गोले को आपको पहले तो इग्नोर करना है, अभी आपको समझना नहीं है, बस आप ये समझ लो कि हमारा भूकंप जो है ना वो हमको ठीक एग्जैक्टली इस वाली जगह पर महसूस हुआ। कहाँ पर? हमने यहाँ पर मान लिया सबसे पहले यहाँ पर महसूस हुआ, तो ये आपका यहाँ पर एस तरंग भी आएगी, और जब एस तरंग आती है तो वो ठीक इस तरीके से देखो चलना शुरू होती है, जैसे कि वो वाली तरंगे गई, ये इधर जाती है, ये इधर जाएगी। ये तरंगे दोस्तों यहाँ पर ऐसे जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, और हमें एक बात पता है, कौन सी बात पता है दोस्त, कि ये तरंग जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में नहीं चलती, केवल और केवल ठोस में ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ तक की तरंगे तो बड़े आराम से पहुंच गई, अपवर्तन के कारण थोड़ा बहुत ऐसे मुड़ मुड़ा गई, और बाकी अपवर्तन तो यहाँ पर होता है असली इस रिंग पर। अब जो एस तरंगे थी दोस्तों वो इसके आगे गई ही नहीं। इसका मतलब ये हमको पता चला कि हमारे धरती के अंदर का जो इसके बाद का जो भाग है, यहाँ पर कुछ ऐसा ठोस पदार्थ है जिसके कारण यहाँ पर से जो तरंगे हैं वो मुड़ना बंद हो गई हैं। मतलब अब आगे जा ही नहीं पा रही, जबकि ये वाली जो तरंगे हैं ये जा रही हैं। तो तब जाकर के हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस तो नहीं है, ये काफी ज्यादा सॉलिड है, द्रव वाला पदार्थ है, जिसके कारण एस तरंगे दोस्तों आगे जा ही नहीं पा रही, क्योंकि वो आगे निकल ही नहीं पा रही है। और हमें पता है एस तरंगे तो केवल ठोस में चलती है, उसमें द्रव में चलती है, मतलब ठोस में चलती है। तो यहाँ पर ये ना एक हल्का सा ऐसे जिस जगह पर हमें नहीं मिल पाती है तरंगे, इस जगह पर हम इसको छाया चित्र बना के बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है छाया चित्र बन गया। तो अगर आप इसको नापेंगे कितने डिग्री बनता है, तो ये भी दोस्तों बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये यहाँ पर जो है 105 डिग्री तक ही किरणें जाती हैं, और इधर साइड में 105 डिग्री तक में ही हमको तरंगे जो है वो महसूस होती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है तरंगों के बारे में, बहुत सरल है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो बड़े आराम से कर पाएंगे। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इन भूकंप के प्रकारों के बारे में, क्योंकि देखो ये तरंगों का टॉपिक था, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया जो तरंगे थी वो कैसे निकलती हैं, कैसे चलती हैं। भूकंप जो है वो हमें पृथ्वी के बारे में कैसे समझाएगा, इस छाया चित्र का जो है हमें बहुत ज्यादा आगे काम आने वाला है समझने के लिए। तो आप इस छाया चित्र को ना ध्यान रखेंगे, सारा जो मैटर था आपको भूकंप समझाना, फिर उससे निकलने वाली तरंगे समझाना, फिर ये तरंगे कितने प्रकार की होती हैं वो समझाना, वो सब कुछ इस छाया चित्र को समझाने के कारण समझाया गया था। प्रश्न भूकंप पर भी आता है, तो लगे हाथ हम ये भी समझ लेते हैं कि भूकंप होते कितने प्रकार के हैं, मतलब क्यों क्यों भूकंप आते रहते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो रीजन है, जो सॉलिड रीजन है, वो है चट्टानों के सरकने से जो भूकंप होता है वो पैदा होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये चट्टानों की सरक रही है, एक तरंगे दूसरी तरंग जो है सरक रही है, जिसके कारण जो भूकंप होता है वो हमें पता चलता है कि धरती जो है इस तरीके से ऐसे हिलेगी। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा कारण है वो है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर इस वाले फिगर को आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भूकंप ज्वालामुखी फटा, जिसके कारण जो है भूस्खलन हुआ, कुछ भी गिरा, पहाड़ों से गिरा, और धरती जो एकदम से ऐसे कांपना शुरू हो गई। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण हमें भूकंप महसूस होता रहता है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है खूब ज्यादा खुदाई करने से। जब खूब खुदाई होती है तो वहाँ की परतें कमजोर हो जाती हैं, या फिर जो चीजें दोस्तों वहाँ की काफी कमजोर हो जाती हैं, और जमीन जो है हिलने मिलने लग जाती है, तो इसके कारण भी भूकंप आता है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है रासायनिक विस्फोट से। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के विस्फोट को हम एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। ये बहुत तगड़ी मात्रा में विस्फोट होता है, और इससे जो है जितनी भी आसपास की जमीन है दोस्तों वो देखिए हिल जाती है एकदम से। ठीक है,
तो ये भी कारण भूकंप का हो सकता है। अगला कारण है दोस्तों, बांधों के द्वारा भी भूकंप आता है। जब कहीं पर डैम बने होते हैं तो इतना ज्यादा मात्रा में दोस्तों पानी स्टोर किया जाता है कि उसका जो पृथ्वी का संतुलन है ना, वो थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है। तो इस बिगड़े हुए संतुलन के कारण जो हमारा भूकंप है वो आसपास की जगह पर बार बार ऐसे आता ही रहता है, क्योंकि पानी भर रखा है, वो अपना प्रेशर डाल रहा है, जिसके कारण जमीन थोड़ी सी हिलती है, हल्की सी एनर्जी के कारण ये पूरा जो है लबलबा सा जाता है। तो ये भी हो गया। अब भूकंप आया है तो हम भूकंप को मापेंगे भी कि भाई भूकंप आया है तो कितना आया है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ना एक रिक्टर स्केल की मतलब खोज की गई, जिसके जरिए हम जान पाते हैं कि भूकंप कितना आया। तो जैसे कि आपको पता है कि जो रिक्टर स्केल है दोस्तों, वो 1 से लेकर के 10 तक की अंक देता है हमें, और 1 से लेकर के 10 तक की अंकों में हमें ये पता चल जाता है कि भूकंप जो था वो कितना आया है। तो शुरुआत के 1 से लेकर के दोस्तों 4 तक या 5 तक तो हमें पता ही नहीं चलता है लगभग में। वैसे 1 से 3 के बीच का भूकंप हम कभी जान नहीं पाते हैं। 5 तक में हल्का फुल्का होता है, 90% 99% लोग नहीं जान पाते हैं। और जो 6-7 का होता है दोस्तों काफी स्ट्रांग होता है, इसको सभी लोग महसूस कर सकते हैं। लगभग 1-2% लोग ऐसे हैं जो शायद इसको ना महसूस कर पाए, बाकी सबके सब इसको महसूस कर पाते हैं। जबकि 7 और 8 का जो भूकंप होता है, फिर 8 और 9 के बीच का जो भूकंप होता है दोस्तों, ये तबाही मचाने वाला भूकंप होता है। तो रिक्टर स्केल पर हमने भूकंप को इस तरीके से मापने की जो है एक स्केल बना रखी है, और ये कितना जाता है ये पता दोस्तों उसी चीज से चल जाता है कि कितने जो स्केल का भूकंप है वो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों भूकंप के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं हमारी पृथ्वी पर। तो भूकंप से देखो बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या हो सकता है भूकंप से, तो भूकंप के मुख्य मुख्य जो प्रभाव हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे सबसे पहले आपकी धरती जो है वो हिलती हुई आपको महसूस हो सकती है। डेफिनेटली धरती हिलती है। धरती का विसंगति हो जाती है, मतलब छटपट जाती है, थोड़ी इधर और थोड़ी इधर चली गई, बीच में दरार पड़ गई। भूस्खलन हो जाता है, मृदा द्रवण हो जाता है, मिट्टी खराब हो जाती है दोस्तों। धरातल का एक तरफ झुक जाना होता है, जैसे कि जो पूरी की पूरी जमीन है वो इधर साइड में झुक गई, जो कि पहले एकदम सीधी हुआ करती थी। हिमस्खलन हो जाता है, बर्फ का गिरना, बांध का टूटना, आग लगना, धरातली विस्थापन, इमारतों का टूट जाना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी इत्यादि वगैरह आना, ये सारे कारण हो सकते हैं भूकंप के। मतलब भूकंप जब आता है तो ये सारे उसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे लक्षण। भूकंप से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो इसमें से जो शुरुआत की 6 हैं दोस्तों, ये तो आप जमीन के साथ में ही देखेंगे, लेकिन ये जो बाकी की बची हुई 6 हैं दोस्तों, ये मानवों के जनधन पर खूब ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब समझने वाली आपकी बात ये है कि जो भूकंप है दोस्तों, ये मात्र 5 से 7 सेकंड तक ही आता है, लेकिन इतने में कितनी ज्यादा तबाही मचा देता है ना। तो जो भी है भूकंप के बारे में भूकंप से हमें दोस्तों पृथ्वी के बारे में पता चलता है। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पृथ्वी के अंदर की संरचना क्या क्या है, भूकंप से हमने क्या क्या जाना सकी, क्योंकि अभी तक हमने बस इतना जाना है कि इसकी तरंगे कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं दोस्तों, #FOG के साथ में मुझे G11CH3 मतलब FOG जियोग्राफी क्लास 11 चैप्टर 3 को कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई, या फिर आपके मन की जो भी बात है दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं या फिर ऐसी वीडियो नहीं बनाऊं, इस बारे में मैं निर्णय ले सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोर्ड वाली वीडियो पसंद आती है, मैं बोर्ड पर सारी चीजें स्पष्ट करके लिख देता हूं, जबकि बहुत सारे लोगों को ऐसी वीडियो भी पसंद आ सकती है। तो जियोग्राफी क्लास 11 की मेरी पहली वीडियो है, जहां पर मैंने आपको चैप्टर 3 का ये पहला पार्ट दिया है। एक वीडियो इसका और बनाऊंगा और चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपने जो है ये वीडियो पूरा देखा भी है या नहीं, आपने इसको काट काट के देखा, पूरा देखा, चीजों को समझा, जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इस टाइप की और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं या फिर मैं आपको बोर्ड पर खड़े होकर के जो है पढ़ाना शुरू कर दूं। तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।